आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। देखो, पिछली क्लास में जब आपने लाइट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उसका साइज क्या होता है, ये सब कुछ आप डिस्कस कर चुके हो। वहाँ पर आपने दो तरह के लेंस देखे थे, एक था कॉन्वेक्स लेंस और एक था कॉनकेव लेंस। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में भी एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि बहुत सेंसिटिव है, जिसके पास भी एक लेंस होता है जिसे हम आई लेंस कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आई लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाता है, या हम ये कहें कि हम आई की वर्किंग समझेंगे, आई कैसे वर्क करती है। ठीक है। आई को पढ़ने के लिए हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले तो ये समझ लेंगे कि ह्यूमन आई है क्या, फिर हम देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, फिगर कैसे बनाते हैं, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर उसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है। यूजेज आपको पता ही है क्या है। ओके, सबसे पहले तो ह्यूमन आई है क्या। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन है। सेंस किसको सेंस करता है? लाइट को। किसको? लाइट को। ये किसको यूज करता है? आप पहले इसको पढ़ लो, इस लाइन को। इट यूज लाइट एंड अनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है। यही चैप्टर का नाम भी रखा है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बेसिकली हम जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी। तो ये क्या करता है? आई क्या करती है? ह्यूमन आई क्या करती है? उस एनर्जी को यूज करती है और उस लाइट को उस लाइट से सेंस करती है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है और हमें देखने में उसको एबल करती है। ठीक है। तो ह्यूमन आई की वर्किंग, ह्यूमन आई क्या है? तो आंसर है ह्यूमन आई एक सेंसिटिव ऑर्गन है विच अनेबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये तो इसकी एक तरह से कह सकते हैं डेफिनेशन आपने बना ली, ह्यूमन आई है क्या। ठीक है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन आई दिखता कैसा है। तो उसमें आपका डिस्क्रिप्शन आएगा और फिगर आएगा। तो ये एक हमने फिगर बनाया है, और मैं फिगर बनाने में उतना अच्छा हूँ नहीं, तो मैंने जितना भी मेरे से बन पाया है वो मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से ह्यूमन आई दिखती है। अभी इस टाइम जब आप देखोगे मेरी आईज की तरफ, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें इस फिगर के अंदर जो बनी हुई हैं और आपको क्लियरली विजिबल होंगी। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी बनी हुई हैं जो इंटरनल पार्ट हैं, जो अंदर की तरफ हैं, जो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ये सबसे पहला फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट आपको जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस सब का नाम अभी के लिए आप क्या रखो? कॉर्निया। बेसिकली जितने भी आप यहाँ पर टर्म यूज करोगे, ये सारे के सारे टर्म बेसिकली इस आई बॉल के अंदर ही होंगे। कहाँ पर होंगे? आई बॉल। तो ये बेसिकली एक आई बॉल है, स्फेरिकल सेम है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। ठीक है। इसको हमने पूरे का क्या नाम दिया है? आई बॉल। और इस आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। कितना? तो डायमीटर की बात कर रहा हूं मैं, रेडियस नहीं। रेडियस तो भी छोटी होगी। ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज अराउंड 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो कुछ बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? आई बॉल। क्या बना हुआ है? आई बॉल। अब आई बॉल के हम सारे पार्ट पढ़ेंगे। तो आई बॉल के अंदर सबसे पहले सामने कोई एक पार्ट रहा होगा, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, इस तरह से चलेंगे ये। तो जो सबसे फ्रंट पार्ट आपको दिखाई देगा, जहां से लाइट अंदर एंटर करेगी, दैट पार्ट इज व्हाट? कॉर्निया। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये जो पार्ट मैंने बनाया है, ये पार्ट कॉर्निया है। क्लियर है? कॉर्निया बेसिकली क्या करता है? इनके साथ साथ फंक्शन भी पढ़ते चलो। कॉर्निया बेसिकली करता क्या है? तो आंसर है कॉर्निया इट सर्व एज द विंडो ऑफ द आई एज लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू शीन एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। लाइट कहां से आती है हमारे पास?
तो आंसर है, देखो इस रूम में हमने क्या किया, हमने बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक है। उस बल्ब से क्या हो रही है, लाइट आ रही है, कहाँ आ रही है, तो आंसर है लाइट आपके फेस पर आ रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रही है, मेरी आईज में आ रही है। तो जब वो सबसे पहले एंटर करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो आंसर है जहां से भी एंटर वो करेगी, वो जो पार्ट है इस ह्यूमन आई का, उसका क्या नाम होगा, कॉर्निया, ठीक है। तो वो विंडो की तरह काम कर रही है। अब मैं उस विंडो को बंद करने वाला हूं, ये देखिए अभी मैंने उस विंडो को क्या कर दिया है, बंद कर दिया। अब मैं खोलूंगा तो ये क्या दिख रहा है आपको, कॉर्निया, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, नाउ कॉर्निया का फंक्शन समझ में आ गया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है, सिर्फ कॉर्निया वो हमारी ह्यूमन आई का वो पार्ट है जिससे लाइट एंटर करती है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके, सबसे पहले कॉर्निया में एंटर करती है, नंबर 1। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके पीछे हमें क्या मिलता है, तो आंसर है बिहाइंड द कॉर्निया इज अ सर्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आइरिस विद द होल इन इट्स सेंटर। अब इसके पीछे हमें क्या मिलेगा, देखो जब आप ये वाला पार्ट आपने देख लिया, ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्निया। अब कॉर्निया के पीछे हमें जो पार्ट मिलेगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है दिस, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा, आइरिस। आइरिस बेसिकली जो होता है वो दो चीजें कंटेन करता है प्यारे बच्चों, पहली चीज है मसल और दूसरी चीज है कलर पिगमेंट, ठीक है। मसल्स जो होती हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, सिलेरी मसल्स के नाम से, ठीक है। और जो कलर पिगमेंट इसके पास होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपकी आइज के कलर कैसा होगा, ठीक है। जैसे किसी की आइज ब्राउन होती हैं, किसी की डार्क ब्लैक होंगी, है ना, या किसी की ग्रे भी हो सकती हैं, या किसी की ब्लू भी हो सकती हैं। ये किस पर डिपेंड करेगा कि जो आइरिस है वो किस तरह का कलर पिगमेंट कंटेन करता है। ये समझ आया आपको, एंड दिस इज गिवन बाय नेचर, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये नेचर से होगा या हेरिडिटी से होगा, ठीक है। समझ आ गई बात यहां तक। आइरिस क्या क्या कंटेन करता है, कलर पिगमेंट एंड मसल्स, ठीक है। तो हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नोट भी किया है, बिहाइंड द कॉर्निया जो पार्ट मिलेगा और उसका नाम हमने रखा है क्या, आइरिस। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी जब आप चीज़ों को लिखो और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, तो अगर वो कहीं पर आता है तो आप चाहो तो इस तरह की वहाँ पर लाइन कर सकते हो ब्लैक से, ये सब ब्लू से लिख रहे होगे आप, तो उसके नीचे ऐसे ब्लैक लाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। उससे एग्जामिनर को बहुत ही क्लियर दिखाई देता है कि ये किस बारे में बात हुई है, और सारे पॉइंट एकदम अलग 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 उसको बहुत ही क्लियर विजुअल होंगे। आइरिस का काम क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। The function of iris is to control and regulate the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil, ठीक है, ओके। लाइट एंटर किससे करेगी, कॉर्निया से। कॉर्निया से एंटर जब लाइट करेगी तो हमारी आई जितना अमाउंट ऑफ लाइट चाहती है, क्या हमेशा उतना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर करेगा, तो आंसर है नो। बाहर से जितनी लाइट आ रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहां पर आप, मैं और भी ज्यादा लाइट्स लगा दूंगा तो और भी ज्यादा लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, समझ आ रही है बात आपको। लेकिन हमारी ह्यूमन आई में एक ऐसा पार्ट है जो कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करे वो उसको कंट्रोल या रेगुलेट कर सकता है। उस पार्ट का नाम क्या है, आइरिस, ठीक है। तो आइरिस का फंक्शन क्लियर हो गया। फिर से नंबर 1, कॉर्निया का फंक्शन क्या है, अमाउंट जो भी लाइट आ रही है उसको एंटर कराना। नंबर 2, आइरिस का काम क्या है, जो लाइट आई उसके अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 पार्ट पढ़ चुके, पहला कॉर्निया, उसके पीछे क्या मिला हमें, आइरिस, ठीक है। अब उसके पीछे हमें क्या मिलेगा, तो आंसर है, अच्छा इसमें एक चीज और हमने यहां पर नोट भी की थी कि behind the cornea there is a circular diaphragm called iris with a hole in its center. The hole is called pupil of the eye, ठीक है, the hole is called pupil of the eye. अब आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक प्यूपिल, क्या कहते हैं उसको, बेसिकली वो क्या है, एक होल, उसका क्या नाम है, प्यूपिल। अब उस प्यूपिल के थ्रू कितनी लाइट एंटर करेगी उसी को कंट्रोल कर रहा है कौन, आइरिस। क्लियर है ये बात आपको, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं।
Behind the pupil there is a double convex lens called the eye lens and it is held in position by ciliary muscles. ओके इस फिगर में देखिए यहाँ पर हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से जो ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है बेसिकली। कैसा, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ओके इस बात को याद रखना और नोट करके रखना। एग्जाम में ह्यूमन आई के पास ह्यूमन आई कैसा लेंस होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको एक कोई चूज करना होगा, तो आप कौन सा चूज करोगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर सर वहां पर डबल ना लिखा हो, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो, तो मैं कहूँगा कॉन्वेक्स लेंस चूज करके आओगे आप, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो सर तो आंसर है मैं डबल कॉन्वेक्स लेंस को चूज करके आऊँगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा ये जो अच्छा इसी फिगर में आप एक चीज देखो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड बाय व्हाट, ये क्या है, तो आंसर है ये और ये क्या है, सिलेरी मसल्स। क्या है, सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स करती क्या हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से नोट करो माइंड में, क्या आई लेंस यहाँ पर रखा हुआ है। अब अगर मैं कहीं पर आई लेंस मुझे रखा है, एक टेबल पे रख दूंगा, एक सांचा बनाऊंगा उसमें रख दूंगा, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन आई में वो उस आई लेंस को कौन होल्ड करके रखता है, तो आंसर उसके पीछे हमने यहाँ पर एक मसल हमें देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, सिलेरी मसल, ठीक है। अब सिलेरी मसल का फंक्शन आएगा यहाँ पर। आई लेंस का फंक्शन तो आपको पता ही है, लेंस का फंक्शन क्या होता है, तो आंसर है हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा है, 2 तरह के लेंस पढ़े हैं, या तो वो जो भी लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज कर देता है या डाइवर्ज कर देता है, 2 में से एक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही काम होगा, उन दोनों में से कोई एक काम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की, तो बेसिकली ये जो लेंस है ये क्या काम करेगा, जो भी लाइट अंदर एंटर करेगी उसको कन्वर्ज करने का काम करेगा, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो कन्वर्जिंग पावर है इसकी, बेसिकली जो कन्वर्जिंग पावर होगी इस आई लेंस की, वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। क्यों फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि जो सिलेरी मसल इसको होल्ड करके रखी हुई हैं वो इसकी फोकल लेंथ को कभी ज्यादा कर देंगी और कभी कम कर देंगी। क्योंकि सिलेरी मसल का काम क्या है, तो आंसर है सिलेरी मसल का काम है जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करता है तो उस सिलेरी मसल का काम है कि उस अमाउंट को वो कंट्रोल करे, एक पर्टिकुलर अमाउंट पर लेकर आ जाए। मतलब ये कि अगर कभी ज्यादा लाइट अगर आ रही है तो वो क्या करेगा, वो उसकी फोकल लेंथ को कैसा कर देगा, छोटा कर देगा। वो क्या करेगा, उसके आईज को कैसा कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि लाइट कैसी आ रही है, ज्यादा अमाउंट आ रहा है। जैसे अगर मैं इस रॉड की तरफ जो ऊपर लगा रखी है हमने, इसकी तरफ देखना स्टार्ट करें तो हमारी आई ऑटोमेटिकली, हमें इंस्ट्रक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हाथ से ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सिलेरी मसल क्या करेगी, उसको अपने आप से ऐसा कर लेगी। ऐसा करने का क्या मतलब हो गया, उसने आईज को क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इससे लेंस में जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो क्या हो रहा है, कम जा रहा है। सपोज करो इतना बड़ा लेंस है ये, ठीक है। अब अभी अगर लाइट अंदर एंटर करती है तो फुल लाइट अंदर एंटर करेगी, ठीक है। अगर मैं इसमें एक चीज बना दूं, क्या बना दूं, देखना ध्यान से। जैसे ये लाइट है, ये लेंस है और यहां से लाइट आ रही है, फुल लाइट अंदर एंटर कर सकती है, तो आंसर है यस, पूरी लाइट अंदर एंटर करेगी। लेकिन अगर मैंने इसके इस पार्ट को ढक दिया, ये वाला पार्ट लिया और ये इतना पार्ट यहां पर ढक दिया, ये इसको, इतना पार्ट को इधर से बंद कर दिया, इतने पार्ट को मैंने इधर से बंद कर दिया, ओके। नाउ क्या अब ये लाइट अंदर एंटर कर सकती है यहां से, आंसर इज नो, नहीं कर सकती। तो अब आपने क्या कर दिया, अमाउंट ऑफ लाइट को कम कर दिया, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट कम हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग लाइट अंदर एंटर करेगी और अकॉर्डिंगली इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसी जरूरत हुई कि हमें अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, जैसे अंधेरा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंधेरा का क्या मतलब हो गया, वहां पर अमाउंट ऑफ लाइट कैसी है, कम, तो कम होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेरी मसल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसका एक्सपेंशन करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको, या सपोज करो ये यहां तक था, यहां से ये वापस जाएगा, ये यहीं तक हो जाएगा, तो अब यहां पर जो फर्दर और भी लाइट अंदर एंटर कर सकती है। सपोज करो ये यहां तक था,
अब इसको यहां से ये यहां पर लेकर चला जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, उसके लिए रास्ता खोल दिया। किसके लिए? लाइट के लिए। अब वो अंदर एंटर कर सकती है। तो जब भी हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होगा तो स्लरी मसल क्या करेगी? एक्सपेंशन, ठीक है। और जब भी कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होगा तो वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रही है बात? इन दोनों ही केसेस के में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो या एक्सपेंड कर रही हो, ये दोनों ही केस में आई की जो कंडीशन है उसको हम टेंस्ड कंडीशन कहते हैं कि आई अभी कैसी है? टेंशन में। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? दोनों ही केस में, चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो या क्या हो रहा हो? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, ओके। स्लरी मसल का काम क्या है? ये हमने कहीं ना कहीं नोट भी किया है, देखो। ओके, ठीक है, मैंने स्लरी मसल का काम आपको बता दिया है, बट यहाँ पर हमने आयरिस में ही ये लिख दिया था कि एडजस्ट कर देता है ये किसके साइज को? प्यूपिल के साइज को। एक्चुअल में जब ये कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रहा है तो किसका साइज कम या ज्यादा हो रहा है? बोलिए। प्यूपिल का साइज कम या ज्यादा हो रहा है। समझ आ रही बात आपको? उससे अमाउंट ऑफ एंटर, जो लाइट अंदर एंटर करेगी उसका साइज कम और ज्यादा हो रहा है। तो ये काम है स्लरी मसल का। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, बिहाइंड द आई लेंस एट द बैक पार्ट ऑफ द आई बॉल देयर इज अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. It have number of light sensitive cells in the form of rod and cones. ठीक है, सुनिए ध्यान से। यहां पर सपोज करिए ये एक आई लेंस है, ठीक है, ये मैंने आई लेंस बनाया और सपोज करो दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट जब अंदर एंटर करेगी आई में तो कैसा फिनोमिना बनेगा? ये यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई लाइक दिस, ये, और एक ये रे ऑफ लाइट गई लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा? जब आई लेंस में ये एंटर करेगी तो आई लेंस क्या करेगा? उसको कन्वर्ज करने का काम करेगा। ठीक है, तो जब ये इसको कन्वर्ज करेगा तो इसकी इमेज बन जाएगी लाइक दिस। यहां पर ये कन्वर्ज करेगा इसको और ये इसने कन्वर्ज कर दिया ये। ठीक है, और ये जो बना दिस विल बी द सेम साइज। तो यहाँ पर ये माइंड करना कि ये कैसा है? सेम साइज का। दिस इज बी एंड दिस इज ए। इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये ए बी है तो ये कैसा बनेगा? बी ए। बट ये बी ए, ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज बन कहां पर रही है? तो आंसर है ये बी ए इमेज जहां भी बन रही है वो बेसिकली एक स्क्रीन है। इस आई बॉल में यहां पर क्या है? पीछे की साइड में एक स्क्रीन, उस स्क्रीन पर ही ये इमेज बन रही है और वो जो स्क्रीन है उसका क्या नाम है? रेटिना। ठीक है, ये समझ आ गया? ये जो रेटिना है, इस रेटिना के पास क्या देखने को मिलता है हमें? तो आंसर है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। वो जो सेल्स हैं वो दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक कौन सी फॉर्म में है? एक रॉड शेप में है और दूसरे कोन, इस फॉर्म में है। पहला है रॉड और दूसरा है कोन। इन दोनों का अपना अपना काम है। क्या क्या काम है? तो उसकी फंक्शनिंग में देख लीजिए। रेटिना, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एट रेटिना। ठीक है, हम समझ गए ये एक स्क्रीन है, जैसे जनरली स्क्रीन होती हैं जहां पर हम इमेज लेते हैं। जैसे ये फोटो, जैसे ये जो कैमरा है, अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? मेरी इमेज को ले रहा है। कहां पर ले रहा है? एक स्क्रीन होगी जरूर कहीं ना कहीं पीछे, इसमें क्या है? एक स्क्रीन जहां पर सारी इमेज रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, सेम यही काम रेटिना में होता है। आई लेंस से पीछे ये एक स्क्रीन है जहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, रॉड टाइप सेल्स रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट? तो आंसर है अमाउंट ऑफ लाइट मेजर बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ लाइट तो समझते हो, जैसे इस रूम के अंदर अभी लाइट की इंटेंसिटी कम है या ज्यादा, या मैं कहूँ लाइट का अमाउंट कम है या ज्यादा है? आप कहते हो ज्यादा है एग्जाम्पल के लिए। किसके कंपैरिजन में? तो बाहर वाली जो क्लासरूम है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट
ज्यादा है। आपको कैसे पता चला ज्यादा है? तो आंसर है आपकी रेटिना पर जो मेरी इमेज बन रही है वो इतनी ब्राइट इमेज बन रही है, जो कि वो ब्राइट इमेज क्यों बन रही है? तो आंसर है अमाउंट ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है। और ये आपको बता कौन रहा है? तो आंसर है एक पर्टिकुलर टाइप का वहां पर सेल है जिसका क्या नाम है? रॉड। वो रॉड रेस्पॉन्ड कर रहा है उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूं, देखो अभी मैं लाइट को बंद करता हूं, ये अब मैंने लाइट बंद कर दी। अब इस टाइम जब वीडियो कैप्चर हो रही है वहां पर मैं बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा हूं, तो जितने भी व्यूअर हैं वो देख रहे होंगे तब, तो उनको ये पता चलेगा। ये कैसे पता चला उनको कि अब ये डार्क हो गया है? किसने रेस्पॉन्स किया? रॉड ने। ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप का एक और सेल है, कौन टाइप सेल रेस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट? कलर ऑफ लाइट। अब जो लाइट आई है, जो अब जैसे ये आपको रेड दिख रहा है, ये आपको जो भी कलर दिखाई दे रहा है, वो आपको जो भी कलर दिखाई दे रहा है, उन कलर को कौन रेस्पॉन्ड कर रहा है? तो आंसर सेल जिनका नाम है कोन। ये कहां पर देखने को मिलती हैं दोनों ही चीजें? कौन कंसिस्ट करता है? रेटिना। मेरी जो स्क्रीन बनी हुई है, बेसिकली अभी आप ये एक स्क्रीन देख रहे हो, ये जो डिजिटल बोर्ड है ये भी एक स्क्रीन है, ये किसी चीज से तो मिलकर बना होगा। तो आंसर है यस। उसी तरह से रेटिना भी जिस चीजों से मिलकर बनी हुई है वो दो तरह की सेल हैं। कौन कौन सी? रॉड एंड कोन। रॉड क्या करता है? किसको रेस्पॉन्स करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। कोन क्या करता है? कलर ऑफ लाइट को दिखाता है। ये समझ आया आपको? ठीक है, ओके। दीज सेल गेट एक्टिवेटेड upon illumination and generate electrical signal which are sent to brain via optic nerve। यहां पर हमने ऑप्टिक नर्व भी बनाई है। देखिए अपने जो हमने फिगर तैयार किया है उस फिगर में हमने इस स्क्रीन के बाद, ये जो हमारी स्क्रीन है जो कि सेल कंटेन कर रही है रॉड टाइप के, वहां पर हमने क्या बनाया हुआ है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व क्या है? तो आंसर है ये ऑप्टिक नर्व ही हैं जो कि सिग्नल भेजती हैं। किसको? ब्रेन को। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को जब वो सिग्नल अगर वो ना भेजें तो क्या होगा? तो आंसर है कि आपको इमेज जो है, अगर मान लो ब्रेन उसको ट्रांसफॉर्म ना करता तो क्या होता? तो आंसर सारी इमेज आपको कैसी दिखाई देती? इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई देती। ये चेयर आपको ऐसी दिख रही होती और मेरा वीडियो में मैं ऐसे आ रहा होता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? जो इमेज थी वो स्क्रीन पर बनी। स्क्रीन किससे कनेक्टेड है? ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व ने उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया किसने? तो आंसर उन्हीं दो सेल्स ने जो इन्होंने रेस्पॉन्स किया था। कौन कौन? रॉड एंड कोन। उन्होंने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो गया वो कौन से नर्व से गया? तो आंसर है बाया ऑप्टिक नर्व। ब्रेन ने उसको क्या किया? रीड किया और रीड करके क्या किया? उसको सीधा करके दिखा दिया। विदाउट इन्वर्जन आपको इमेज दिखाई देती है। तो मैं जैसा हूं वैसा आपको दिख रहा हूं। समझ आ रही है बात? और ये सीधा कौन कर रहा है इसे? ब्रेन। ब्रेन करने का काम कर रहा है। आई लेंस तो आपको उल्टी ही इमेज देगा उसकी, क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, समझ आ गई सबको बात? ओके, ये हो गया। अब इसके बाद कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? ये सब हो गया। इसके बाद हाँ ठीक है, अब इसमें देख लो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं, तो एक एक करके आ जाते हैं। हाँ, इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो जैसे ये वाला जो पार्ट है, कौन कौन सा? कॉर्निया दिख रहा है आपको, ठीक है, और आपको ये वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है? बोलिए। आई लेंस। इसके बीच में यहां पर आपको क्या दिखेगा? एक ऐसा लिक्विड दिखेगा जो कि कैसे नेचर का है? विस्कस। कैसे नेचर का है? विस्कस नेचर का है। ये हमने यहां पर कहीं ना कहीं नोट भी किया होगा और आप लोग भी नोट करके रखना इस चीज को। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस? तो आंसर है विस्कस जो टर्म है वो विस्कोसिटी टर्म से बना है। किससे? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? तो आंसर है आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं, फ्रिक्शन पढ़ा है। फ्रिक्शन क्या होता है? तो आंसर है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर साथ ऐसे मूव करती हैं, दो सरफेस, तो वहां पर क्या होता है? एक फोर्स लगता है जो कि अपोजिंग नेचर का होता है, मोशन के अपोजिंग डायरेक्शन में लगता है, और उस फोर्स का क्या नाम होता है? फ्रिक्शन। जैसे ये सरफेस है और ये एक कार है, ये ऐसे जा रही है इस सरफेस से, तो इसके टायर और इस सरफेस के बीच में एक अपोजिशन फोर्स लगेगा, उस फोर्स का क्या नाम है? फ्रिक्शन। ये आपने पढ़ा है,
पढ़ के आए हो छोटी क्लासों में। अब दूसरी चीज सुनो, ये यहां पर वाटर फ्लो कर रहा है, बहुत सारा वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप अपने माइंड में इमेजिन करो एक लेयर की सबसे पतली वाली एक लेयर, सबसे ऊपर वाली वाटर की एक लेयर, ठीक है, ये ठीक है। अब उसके नीचे वाटर की एक और लेयर इमेजिन करो, यानी कि ये जो पूरा वाटर है उसको आप लेयर की फॉर्म में इमेजिन करिए। कर लिया, ठीक। अब देखना, अब मैं ये वाली जो, जब क्योंकि वाटर पूरा ही मूव कर रहा है, सारा पानी बह रहा है, तो क्या होगा, पहली वाली लेयर दूसरी वाली लेयर के ऊपर इस तरह से चल रही है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो यहां पर भी क्या हो रहा है, बोलिए, फ्रिक्शन। क्या यहां पर बन जाएगा, एक फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन किसके बीच में बन रहा है, तो आंसर है लिक्विड के बीच में। किसके, लिक्विड। तो जो लिक्विड का फ्रिक्शन होता है उसी का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, विस्कोसिटी। क्या होता है, विस्कोसिटी होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली अगर कहीं पर विस्कोसिटी ज्यादा होती होगी तो वो चीज क्या होती होगी, गाढ़ी, गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा टर्म समझते हो, एक चीज होगा पतला लिक्विड और एक होता है गाढ़ा लिक्विड। तो वो कैसा हो जाएगा, जब यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो गाढ़ा लिक्विड होगा। वही यहां पर क्या है, विस्कस लिक्विड। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में यहां पर क्या होता है, एक लिक्विड जो कि कैसा है, विस्कस लिक्विड है, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस हमर, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है इसका। इसके अलावा आपको एक जगह और जेली टाइप का लिक्विड देखने को मिलेगा, जेली की फॉर्म में होगा, उसका नाम क्या होता है, विट्रस हमर। ये कहां पर देखने को मिलेगा, आई लेंस और रेटिना के बीच में। ये सारा का सारा पार्ट, ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, ये क्या है, विट्रस हमर। अब अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो, अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो 11th-12th क्लास में, तो फिर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे कि इनका लिक्विड का क्या काम है सर, है ना, इनको और डिटेल में पढ़ोगे। और ये जो रॉड हैं, जो कोन, जो मैंने बोला रॉड्स और कोन्स, इनकी फिर एक्चुअल में शेप देखोगे और एक्चुअल में फिर आगे की वर्किंग इनकी पढ़ोगे। क्लास 10th लेवल पर आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ ह्यूमन आई दिखता कैसा है और उसके पार्ट्स की छोटी छोटी सी वर्किंग या फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। जिनमें भी प्यारे बच्चों जो मेन है वो मैंने यहां पर नोट किए हैं, जो मेन नहीं है वो मैंने यहां पर नोट नहीं किए हैं। जैसे पहला कॉर्निया का काम, बोलिए, लाइट को एंटर कराना। आइरिस का काम, लाइट को कंट्रोल और रेगुलेट करना। रेटिना का काम, इमेज को फॉर्म करना। बेसिकली एक स्क्रीन है, इमेज फॉर्म करती है, और ये जो सेल्स कंटेन करती है, उन सेल्स का काम क्या है, इंटेंसिटी को रेस्पॉन्ड करना, कलर को रेस्पॉन्ड करना, और उनको रेस्पॉन्ड करके किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्यों करना, क्योंकि ब्रेन सिर्फ किसको समझता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। समझ आ रहा है आपको, ओके, ठीक है। ये हमारे जो मेन पॉइंट हैं उनको हमने यहां पर नोट किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई। अच्छा, वर्किंग आपको समझ में आ गई, सबकी अपनी अपनी क्या वर्किंग है। इसी वर्किंग को आप जब ज्वाइन कर लोगे तो वही आपकी वर्किंग ऑफ आई बन जाएगी कि ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, आई लेंस उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके इमेज कहां पर बन जाएगी, रेटिना पर। जिसको जो इमेज बनेगी उस इमेज का कलर कैसा है, इंटेंसिटी कैसी है, वो रॉड और कॉन्स क्या कर लेंगे, सेंस कर लेंगे, और फिर उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर ब्रेन में भेज देंगे, और वहां पर इमेज बन जाएगी। दैट इज द होल वर्किंग। बस सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब हमने अभी अभी डिस्कस किया, द फोकल लेंथ एंड हेंस कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज नॉट फिक्स्ड। क्या मीनिंग है इस बात का, कन्वर्जिंग पावर इस लेंस की फिक्स नहीं होती है। क्यों, तो आंसर है कि जो पावर है वो हम फॉर्मूला पिछली क्लासों में पढ़कर आ चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/f। पावर किस पर डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पर। किस पर करता है प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। तो जब सिलेरी मसल, ध्यान से सुनो, जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो क्या चेंज हो जाती है, बताइए, क्या चेंज हो जाएगी, फोकल लेंथ, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब चेंज होगी, एक्सपेंड करेगी तब चेंज होगी। तो हर बार क्या चेंज होती रहती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज होने से लगातार क्या चेंज होता रहेगा, पावर। पावर, कन्वर्जिंग पावर इस लेंस की चेंज होती रहेगी। वैसे आप जो लेंस लेते हो उसमें कोई सिलेरी मसल तो होती नहीं है ना, उसको तो आप खुद एडजस्ट कर लेते हो, आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके। लेकिन यहां पर सिलेरी मसल ऑटोमेटिक काम करती है अपने आप से।
व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंट ऑफ विजन? तो आंसर है कि जब आप सपोज करो आप किसी चीज को लगातार देख रहे हो, ध्यान से सुनो, सपोज करो आप मेरी तरफ देख रहे हो, ठीक है, आप लगातार मेरी तरफ देख रहे हो, कंटिन्यूसली देखते ही जा रहे हो, ओके, फिर आप अचानक से अपनी आईज बंद करोगे तो क्या होगा, मेरी जो इमेज है वो थोड़ी सी रह जाएगी आपकी आईज में, ठीक है, समझ आ रही बात, मेरी इमेज थोड़ी सी रह जाएगी, कितनी देर के लिए रह जाएगी? तो आंसर है 1 सेकंड के 16वें पार्ट में वो इमेज आपकी आईज में रह जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। कहीं आप सोचो मैं तो सर की तरफ देख रहा हूं, आंख बंद करी है, सर तो दिखाई नहीं दिए, नो, ऐसा नहीं होता है। जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज को देखते रहते हो तो क्या होता है, वहां पर उसका इमेज थोड़ी देर के लिए रह जाता है, कहां पर, रेटिना पर। कितनी देर के लिए होता है ये, किसी सेकंड के 16वें पार्ट में ऐसा रह जाता है वो पार्ट। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, तो ये ध्यान रखना, परसिस्टेंस ऑफ विजन किसे कहते हैं। ओके, अब इसके बाद ये सब हो गया कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, एक टर्म और है कलर ब्लाइंडनेस, इसको भी बताओ, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो आंसर है हमने ये पढ़ा कि जो रेटिना, जो कि हमारी स्क्रीन है, हमारी आई की जो स्क्रीन है, वो 2 तरह के सेल से बनी है, जिसमें से जो कोन्स टाइप के जो सेल हैं वो क्या करते हैं, तो आंसर है कलर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, कलर को रेस्पॉन्स करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर किसी के वो कोन्स टाइप के सेल डैमेज हो जाएं, क्या होगा, तो आंसर है वो कलर को सेंस नहीं करना बंद कर देगा, नहीं करना, क्या करेगा, सेंस नहीं कर पाएगा। और जब वो सेंस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अब उसका रॉड तो ठीक काम कर रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो उसे कम ज्यादा दिखेगी, बट वो किसको नहीं देख पाएगा, कलर को, वो ये नहीं बता पाएगा कि कलर कौन सा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, एक चीज और भी है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सारे कौन सी खराब हो गए हैं, सारी सेल्स खराब हो गई हैं, नो, अगर उसमें से कुछ भी डैमेज हैं तो क्या होगा, तो आंसर है कि मुझे ये येलो कलर का दिख रहा है, उसको हो सकता है कैसा दिखे, लाइट येलो कलर का, समझ आ रही है बात, मुझे डार्क दिख रहा है रेड, उसको लाइट रेड दिखे, ऐसा हो सकता है। अगर बहुत उससे भी ज्यादा डैमेज हो गई हैं तो हो सकता है कि उसको कोई कलर और कुछ दिख रहा हो, क्योंकि वो हो सकता है क्योंकि जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस उसको क्या करती रहेगी, और ज्यादा लाइट करती रहेगी, जो भी कलर होगा, है ना, तो उसको दूसरा कलर दिखाई देगा। तो ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और जो आपने शायद सोची हो कभी, हमारी सबके रेटिना किससे मिलकर बनी है, रॉड्स एंड कोन्स से, ठीक है, हमारे सबके कोन्स क्या एक जैसे हैं? चलो मैं एक दूसरे तरीके से पूछता हूं इस क्वेश्चन को, क्या मुझे जैसा कलर दिखाई देते हैं, क्या आपको भी वैसा ही कलर दिखाई देते हैं? तो आंसर है नो, हम ये पता नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात आपको, आप कभी भी पता कर सकते हो कि मुझे कैसे कलर दिखाई देते हैं, आंसर है नो। हाँ, ये बात अलग है, किसी दिन ये येलो कलर की शर्ट पहन के आया और मैं कहूँ अरे वाह रेड कलर की शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो आदमी कलर ब्लाइंड है। समझ आ रही है बात आपको, अदरवाइज आप पता नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि कोन्स का काम एक ही है, लेकिन वो काम एक जैसा हो सब में, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बात हो गई आई लेंस की। अब एक दूसरी चीज पर आइए, दूसरा क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लाइट में क्या पढ़ा था, उसमें हमने बच्चों ये पढ़ा था कि पावर क्या होता है, किसी भी लेंस की एबिलिटी जिससे वो जो लाइट उससे एंटर कर रही है उसको कन्वर्ज कितना कर सकता है या डाइवर्ज कितना कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन लेंस कौन सा है। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज कर देगा उसको, जितना ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, हमने क्या कहा, उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी, ठीक है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अब जिस लेंस की, वो कौन सा लेंस है, ह्यूमन आई का कौन सा वाला लेंस है, आई लेंस, और आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स। तो अब हम पावर की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, आई लेंस के कॉन्टेक्स्ट में। क्या होता है पावर? पावर ऑफ एक्कोमोडेशन ऑफ आई इज द एबिलिटी ऑफ आई टू ऑब्जर्व distinctly the object situated at widely different distance from the eye on account of change in focal length of eye lens by the action of ciliary muscle holding the eye.
फॉर्मूला सेम रहेगा, पावर इक्वल्स टू 100/f। क्या है ये डेफिनेशन सर? तो आंसर है कि मेरी आई के पास एक एबिलिटी है। क्या? ये दो तरह के पेन हैं, ठीक है। एक पेन, ये इस पेन को और इस पेन को मेरी आई बिल्कुल अलग अलग देख सकती है, हाँ या ना? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ध्यान दीजिए, ये ए और ये बी क्लियरली दिख रहा है सबको, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने इसको यहां से लिया और ये यहां रखा, दिख रहा है सबको, ए एंड बी। और फिर ये लिया यहां रखा, दिख रहा है सबको, ए एंड बी। अभी भी कैसा देख रही है आई? डिफरेंट। दो अलग अलग तरह के लेटर हैं और दोनों को वो कैसा देख पा रही है? डिफरेंट। दोनों अलग अलग देख पा रही है। ये आपकी आई की क्या है? पावर, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा और जब वो ये नहीं देख पाएगी कि वहां पर क्या क्या है। देखो बोर्ड पर, वहां पर ए भी है और बी भी है। अगर मैंने यही फिगर आपको पहले बिना ये बताए कि ए और बी लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो शायद आप ना पहचान पाते इसको। समझ रहे हो? अभी तो हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि अच्छा कोई आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा कुछ ए है, ऐसा कुछ बी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये मैंने पहले ही बता दिया कि वहां पर कौन कौन से लेटर हैं, तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और जब बाद में क्या हो रहा था, जैसे जैसे ये पास जा रहा है उसके, तो वैसे वैसे एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो क्या हो रहा है, आई उसको सेंस कर पाना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो आई के पास एक एबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलरली डिफरेंटली वाइड एंगल को, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी आई की एबिलिटी। क्लियर है? मैं आप सबके फेसेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख पा रहा हूं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके नहीं, मुझे कहना चाहिए मुझे सबके फेस डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। ये मेरी एबिलिटी है। अब कोई, अगर आप में से कोई कल एंटर करेगा क्लासरूम में, मैं आपको देखकर बता दूंगा ये इसका फेस ये है, इसका फेस ये है, और हम सबको पहचानते भी हैं। वो ब्रेन याद रखता है। किसकी हेल्प से? अगर आई ने क्या किया, इमेज बना बना के कहाँ भेजता रहता है वो? ब्रेन में, और मुझे सबका फेस याद हो जाता है। वो याद रखने का काम ब्रेन का है, लेकिन इमेज बनाने का, डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनाने का काम किसका है? आई का। सोचो एक ऐसा आई लेंस है जो सबकी इमेज एक जैसी बनाता है। तो अगर मान लो कोई राम नाम का बच्चा आता है क्लास में और मेरी आई ऐसी है जो सबकी सेम इमेज बनाता है, तो मुझे यहां पर बैठे हुए सारे बच्चे कैसे दिखेंगे? सब राम बैठे हुए हैं, हाँ या ना? क्लियर है सबको बात? लेकिन अभी राम कौन है, श्याम कौन है, ये दोनों को मैं डिफरेंट डिफरेंट बता पा रहा हूं। ये मेरी आई की क्या है? एबिलिटी। एंड दिस इज व्हाट? पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ आया आपको डेफिनेशन? ठीक है, ओके। और ये कर कैसे पाती है आई? तो आंसर है सिलेरी मसल लगातार क्या करती रहती है? फोकल लेंथ को चेंज करती रहती है, और फोकल लेंथ को लगातार चेंज करके क्या चेंज करती रहती है? बोलिए। चेंज इन फोकल लेंथ चेंज होगी तो लगातार क्या चेंज होती रहती है? पावर चेंज होती रहती है, ठीक है, ओके। अब इसमें दो पॉइंट और हैं प्यारे बच्चों जो आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला, नंबर 1, फार पॉइंट। What do you mean by far point? The most distant point at which an object can be seen clearly is called far point of the eye, and the far point for the normal eye is infinity. Far point एक तो याद रखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल विजन, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ तो ये मुझे नहीं दिख रहा पूरा साइज इसका, ना मुझे पता चल रहा कि ये क्या है। या इसको इस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। ये एक बुक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है, ठीक है, सारे लेटर्स पढ़ पा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर लेकर आया, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से अब मैं दूर लेकर जाता हूँ, तब भी ये क्या होता जा रहा है? छोटे छोटे लेटर होते जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद ऐसा होगा कि मुझे अब दिखना बंद हो गया। तो मेरी आइज के लिए अब ये क्या आ गया? बोलिए, फार पॉइंट। क्या आ गया? यहां तक तो मुझे दिख रहा है, अगर इससे आगे अगर आप लेकर चले गए तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा। तो जितनी दूर तक मेरी आई दे सकती है, दैट लास्ट पॉइंट मेरे लिए क्या कहलाएगा? फार पॉइंट। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, उस फार पॉइंट से मैं वापस यहां लेकर आ गया, तो मैं कहां लेकर आ गया? तो आंसर है मैं एक नियर पॉइंट पर लेकर आ गया। कहां लेकर आ गया? नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट कौन सी जगह होगी? जहां पर चीजें मुझे बहुत ही क्लियर दिख रही हैं, ये एक नॉर्मल विजन होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये जनरल हमने डिसाइड किए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर।
तो नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल विजन है, ठीक है। और जो फार विजन है वो कितना होता है, तो आंसर है सर ये आप मेजर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को मेरे से हो सकता है ज्यादा दिखाई देता हो, मैं यहीं तक देख पाता हूं, और वो बच्चा क्या करेगा, वो यहां तक भी बहुत क्लियरली पढ़ रहा है, तो उसका फार पॉइंट अलग होगा, किसी और का फार पॉइंट अलग हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा ये मेजर नहीं किया जा सकता कि कितनी डिस्टेंस तक कौन किसका कितना फार पॉइंट होगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, ये कैसा है, इन्फिनिटी। दूसरा, फार पॉइंट को इन्फिनिटी कहने का रीजन हमने ऐसे भी सोचा, हमने कहा हम नाइट में स्काई में देखते हैं, हमें स्टार दिखाई देते हैं, दिख रहे हैं, तो स्टार की जो डिस्टेंस होगी मुझसे वो मेरा क्या है, फार पॉइंट। मुझे तो सन दिखाई देता है, सन मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब आप बोलोगे नहीं सर एक फाइनाइट डिस्टेंस है, जो हम डिस्टेंस किलोमीटर में देख सकते हैं सन अर्थ से कितना है, लेकिन मैं कह रहा हूं नो, मेरे लिए वो फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे जो मेरा नॉर्मल विजन है, उससे पीछे जो कुछ भी होगा उस सब का नाम हमने क्या रखा है, बोलिए फाइनाइट। ध्यान से सुन, सॉरी इनफाइनाइट, क्या रखा है हमने, इनफाइनाइट। ध्यान रखना ये 25 है, 25 के बाद अब 26, 27, 28, 29 एंड 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो वो डिस्टेंस, उस सब का नाम हमारे लिए क्या है, बोलिए इनफाइनाइट। समझ आ गया? सो फार पॉइंट क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हमारी आई देख सकती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फार पॉइंट। और ये कहां, और ये कितना होता है, तो आंसर है इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। नियर पॉइंट क्या होता है, तो आंसर है नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जितना क्लोजेस्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और वो कितना होता है नॉर्मल आई के लिए, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस विजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन बच्चों वही कंडीशन है जो मैं आपको ए और बी की अभी दिखा रहा था। देखो यहां पर ये चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हैं, जब जैसे जैसे मैं पास में लेकर आता हूं ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे ए और बी हो गया था एक दूसरे के ऊपर आकर। तो वो कैसा होने लगता है, ब्लर हो जाता है। कैसा हो गया, ब्लर हो जाता है। क्यों ब्लर हो जाता है, तो आंसर है कि सर देखो आप नॉर्मल विजन पर जब होते हो तो आपकी जो सिलेरी मसल है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना एक्सपेंड कर रही है, वो कैसी हैं, रिलैक्स। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। अब जब आप अपने फार पॉइंट की तरफ बढ़ते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना एक्सपेंड करना स्टार्ट करती हैं। मैं क्या करता हूं, अभी क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं जिससे मैं पढ़ पाऊं इसको। समझ आ रही है बात। जब आप नॉर्मल विजन से अपनी तरफ लेकर आते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी ऐसे, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो कर रही है, या तो वो एक्सपेंड कर रही है या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है। लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की या एक्सपेंड करने की एक लिमिट होगी, जिसके आगे वो फर्दर सिलेरी मसल एक्सपेंड नहीं कर सकती, या इधर की तरफ आने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करने की भी उसकी क्या होगी, एक लिमिट। यानी कि सिलेरी मसल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर सकती है। तो अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ की भी एक क्या हो गई, लिमिट। फोकल लेंथ की क्या हो गई, लिमिट। तो पावर की भी क्या हो गई, एक लिमिट। तो हमारी आई की जो पावर है उसकी भी क्या है, एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद उसको दिखना, जो इमेज बनना कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। क्यों ब्लर हो जाएगी, क्लियर हो गया सबको, पॉइंट क्लियर है। क्योंकि सिलेरी मसल का कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करने की क्या है, एक लिमिट। जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करती है तो कौन चेंज होता है, पावर। तो जब सिलेरी मसल का जब लिमिटेशन है तो फोकल लेंथ की भी क्या हो गई, लिमिटेशन, तो पावर की भी क्या हो गई, लिमिटेशन। तो देखने की भी एक लिमिटेशन होती है, उसके आगे बियॉन्ड हम नहीं देख सकते, या हम कहें कि वो इमेज ब्लर हो जाएगी। ठीक, दो चीजें याद कर लो। एक तो नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और जब नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर जो पावर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100/f फोकल लेंथ। यहां पर हमने क्या लिख दिया, बोलो, d। फोकल लेंथ कितनी है, d। ठीक है, और d की वैल्यू पुट कर दो 25, डिवाइड करो, कितना आंसर आया, 4 डायोप्टर। तो नॉर्मल आई के लिए जो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन की वैल्यू होती है वो याद कर लो, कितनी, 4 डायोप्टर। उसके बाद कितनी बढ़ेगी या कम होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फार पॉइंट कहां पर है और नियर पॉइंट कहां पर है किसी भी पर्सन का। ह्यूमन आई और उसकी वर्किंग।
अब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ चुके हैं, तो अब ह्यूमन आई में आने वाले डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उनको हम कहेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसके लिए जो डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो हमने डिस्टेंस पढ़ी थी वो कितनी थी, d = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन क्या है, जब डिस्टिंक्ट विजन वो विजन है जब हमारी आई फुली कैसी है, रिलैक्स, ठीक है। फुली रिलैक्स होने पर हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज हमारी रेटिना पर बहुत ही क्लियर बनती है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फुली रिलैक्स होने पर भी इमेज क्लियर नहीं बन रही, तब उस केस में हम कहेंगे कि विजन में क्या आ गया है, डिफेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरी आई नॉर्मल है और ये मेरा डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं इसको इजीली पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा पर्सन अब यहाँ पर लेकर आइए, वो भी इतनी डिस्टेंस पर पढ़ रहा है लेकिन वो इसको पढ़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आइज तो उसकी भी रिलैक्स हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ है, ठीक है। डी की वैल्यू फिक्स है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं पढ़ पा रहा है। इसका मतलब ये है कि आई में क्या आ चुका है, कोई डिफेक्ट, ठीक। अब फुली जब रिलैक्स होती है आई तो किसमें चेंज नहीं होता है, तो आंसर फोकल लेंथ में। किसमें चेंज नहीं होता बोलो, फोकल लेंथ में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकल लेंथ उस केस में स्मॉल डी के इक्वल होगी और वो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ की वैल्यू वहाँ पर फिक्स हो जाती है 25 सेंटीमीटर, जिससे पावर की वैल्यू 4 डायोप्टर रहती है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो एक बार फिर से माइंड में एक बार फिर से फिक्स करो, जब आई फुली रिलैक्स्ड होती हैं तो किस में चेंज नहीं होना चाहिए, फोकल लेंथ में। लेकिन अगर फुली रिलैक्स आई के बावजूद अगर फोकल लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, आई में क्या आ गया है, डिफेक्ट। समझ आ गई बात। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब हमने ह्यूमन आई की वर्किंग पढ़ी थी तो ह्यूमन आई में हमने एक चीज ये देखा था कि ये जो पूरा जो कुछ बना हुआ है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है, आई बॉल। क्या हो गया, आई बॉल है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंड में यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारी रेटिना है, ये वो हमारी स्क्रीन है, ठीक है। तो अगर मान लो कभी भी ऐसा हो जाए कि ये जो आई बॉल है, इस आई बॉल का साइज डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, तो आंसर आई बॉल का साइज बढ़ जाने पर जो रेटिना है वो थोड़ी सी पीछे चली जाएगी। यस और नो, आई बॉल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, रेटिना अब कहाँ चली गई, पीछे, ठीक है। या आइस बॉल का साइज क्या हो गया, घट गया, तो रेटिना कहाँ पर आ गई, आगे, ठीक है। लेकिन ये जो लेंस है ये इस बात को नहीं समझता, लेंस का साइज थोड़ी बढ़ा, किसका साइज बढ़ा, आई बॉल का साइज बढ़ा, किसका साइज नहीं बढ़ा, लेंस का। तो लेंस का नेचर कैसा रहेगा, जैसा वो पहले इमेज बनाता था उसका नेचर वही रहेगा, वो वहीं पर इमेज बनाएगा। उसका नेचर क्या है, कहाँ पर इमेज बनाना, रेटिना पर। कहाँ पर बनाना, रेटिना पर। समझ आ रहा है। तो उसने तो एक डिस्टेंस फिक्स कर रखी है कि मैं तो रेटिना पर ही इमेज बनाऊंगा। तो अगर रेटिना पीछे चली गई तो वो इमेज पीछे बनाएगा, जहाँ पर नॉर्मल आई की रेटिना थी वहाँ नहीं बनाएगा, कहाँ पर बनाएगा, जहाँ पर रेटिना होगी वहाँ पर इमेज बनाएगा। अगर रेटिना आगे आ गई तो क्या करेगा, तो वो आगे इमेज बना देगा, जहाँ नॉर्मल आई की रेटिना थी वहाँ पर इमेज नहीं बनेगी। तो दोनों ही केस में हम क्या कहेंगे कि आई में क्या आ चुका है, डिफेक्ट आ गया है। आई में डिफेक्ट कब आता है, तो आंसर है जब आई बॉल में या तो इंक्रीज हो जाए, उसकी जो लेंथ है आई बॉल की, या तो वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। नॉर्मल आई के लिए कितना बताया था मैंने आपको, नॉर्मल आई का डायमीटर कितना, 2.3 क्या, सेंटीमीटर। ये इतना डायमीटर है। अब 2.3 से ज्यादा हो गया, डायमीटर बढ़ गया, तो लेंस तो इमेज आगे बनाएगा, हाँ या ना, सही बात है। अगर डायमीटर बढ़ गया तो क्या होगा, लेंस इमेज पहले ही बना देगा, क्योंकि वो तो जानता था जब नॉर्मल आई होती है तो मान लो ये लेंस है और ये रेटिना है नॉर्मल आई की, और ये डिस्टेंस मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, सपोज करिए ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब आई बॉल का साइज बढ़ गया, रेटिना पीछे की तरफ चली गई, लेकिन ये क्या जानता है, ये तो सिर्फ कहां पर इमेज बनाना जानता है, बोलिए 1 सेंटीमीटर पर। कहां पर, तो ये अभी भी इमेज कहां बनाएगा,
1 सेंटीमीटर। तो आई बॉल का साइज बढ़ेगा तब भी इमेज कहां पर बनाएगा, 1 सेंटीमीटर पर। तो हम क्या कहेंगे, इमेज रेटिना से कहां बन रही है, पहले बन रही है। समझ आई बात आपको। अब दूसरा केस लीजिए, ये नॉर्मल आई है, ये लेंस इस रेटिना पर इमेज बनाता है कितनी डिस्टेंस पर, 1 सेंटीमीटर पर। अब मान लो आई बॉल का साइज डिक्रीज हो गया, अब ये रेटिना कहां आ गई, आगे, ठीक है, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो गया, रेटिना आगे आ गई, लेकिन ये नहीं जानता ये कहां पर बनाएगा, बोलो 1 सेंटीमीटर पर ही बनाएगा, तो ये तो यहां बनाएगा। अब ये इमेज कहां पर जाने लग गई, बोलो रेटिना के पीछे। तो आई बॉल का साइज डिक्रीज होगा तो इमेज पीछे चली जाएगी, ठीक है। आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इमेज आगे बनाने लग जाएगा। ये नेचर किसकी वजह से हुआ, आई बॉल के लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से। तो डिफेक्ट्स दो तरह से होते हैं, या तो आई बॉल की लेंथ में चेंज आ जाए, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या फुली रिलैक्स्ड आई के टाइम पर फोकल लेंथ में चेंज आने लगे, वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगे, तब हम कहते हैं हमारी आई में क्या हो गया है, डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ में चेंज आए या आई बॉल की लेंथ में चेंज आए, दोनों ही केस में कोई एक प्रॉब्लम आने लगेगी हमें, क्या कि या तो हमें दूर की चीजें क्लियर दिखेंगी, पास की दिखना बंद हो जाएंगी, या हमें पास की ठीक से दिखेंगी, दूर की दिखना बंद हो जाएंगी। उनके बेसिस पर हमने डिफेक्ट के दो नाम रखे हैं। पहला जो है वो है हमारे पास कौन सा, मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस। मायोपिया का डिफेक्ट कब होता है, तो आंसर है इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट लाइंग एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट। पास की चीजों को क्या कर पा रहा है, क्लियरली देख पा रहा है, बट द फार ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली बाय द मायोपिक आई। जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम दूर का नहीं देख पाएंगे तो हम लोग क्या कहना स्टार्ट करेंगे, हमारी आई में कौन सा डिफेक्ट आ गया है, मायोपिया हो गया है, ठीक है, समझ आ रहा है, या उसको शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। कैसे हो गया ये, तो आंसर है कि हमारी जो नॉर्मल आई है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आई लेंस जो भी रेज आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, उनकी इमेज को रेटिना पर बना देता है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मायोपिक आई के केस में क्या होता है, तो आंसर है मायोपिक आई के केस में द लेंथ ऑफ द आई बॉल हैज इंक्रीज्ड। क्या हो जाती है, आई बॉल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब आई बॉल की लेंथ अगर इंक्रीज होगी, मैंने आपको कैसे समझाया, ये आई बॉल की लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज। अगर इसको इंक्रीज कर दोगे, लेकिन लेंस क्या जानता है, वो तो इमेज यहीं पर बनाएगा, तो वो इमेज रेटिना से क्या कर देगा, पहले बना देगा। तो ये यहां पर भी यही हो रहा है, आई लेंथ, आई बॉल का जो साइज है वो बढ़ गया, रेटिना थोड़ी दूर चली गई, इस लेंस ने इमेज यहां बना दी, ये सोच रहा है कि रेटिना यहां पर होगी, ठीक है, समझ आया। तो अब ये रेटिना से पहले ही इमेज बनने लग गई, ठीक है। अब जब रेटिना से इमेज पहले बनने लग गई तो अब एक चीज होने लग गई कि हमें पास के ऑब्जेक्ट तो क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं क्लियरली, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है, इस तरह का डिफेक्ट क्या कहलाता है, बोलिए, मायोपिक आई। क्या ये सही किया जा सकता है, तो आंसर है यस। अगर हम ऑप्टिकल लेंसेज का यूज करें इस तरह के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, बोलिए, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस की हेल्प से जो रेज पहले ही कहीं पर डाइवर्ज हो जा रही थी, पहले ही कहीं पर क्या हो जा रही थी, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही थी, उसको वो पहले क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा और वापस से कहां पर लेकर चला जाएगा, रेटिना पर, जहां पर इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो ये सेम बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है, इमेज रेटिना से पहले ना बनकर कहां पर बनने लग गई, रेटिना पर। तो फिर से हमें जैसा नॉर्मल आई होती है उसी तरह से बिहेवियर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो कॉज है ये मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका। लेंथ ऑफ आई बॉल अगर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा, तो आंसर है इमेज रेटिना से पहले बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आंसर है रेटिना की जो डिस्टेंस है आई लेंस से वो क्या हो चुकी होगी, इंक्रीज हो गई होगी। क्यों इंक्रीज हो गई होगी, क्योंकि ओवरऑल आई लेंस का साइज बढ़ चुका है, ठीक है। या दूसरा कॉज ये हो सकता है,
decrease in focal length of eye lens, hence when the eye is fully relaxed. fully relaxed eye के केस में भी अगर फोकल लेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब उस केस में भी हम ये देखते हैं कि फोकल लेंथ जब डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो पास की चीजें तो देख पाओगे, दूर की नहीं देख पाओगे, ठीक है। पास की चीजें देखने के लिए तो मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज होने पर क्या होगा, तो आंसर फोकल लेंथ डिक्रीज होने पर पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। पावर क्या होता है बोलिए, 1/f। अब f डिक्रीज हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, लेकिन ये डिफेक्ट की वजह से पावर तो बढ़ रही है, लेकिन किस चीज को देखने की पावर बढ़ रही है, पास के ऑब्जेक्ट, जो पास के ऑब्जेक्ट हैं, फार ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, उनको देखने की पावर नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जो कन्वर्जन है वो कहां हो जा रहा है, रेटिना से पहले हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डिफेक्ट के कॉज आपको याद रखने हैं। करेक्शन आपने देख लिया, किससे करोगे, कॉनकेव लेंस से, ठीक है। कॉनकेव लेंस जो आप चूज करोगे, जब आप किसी शॉप पर जाओगे और आप कहोगे कि मुझे भाई पास का तो दिख रहा है, दूर का दिखना बंद हो गया है या मुझे देखने में थोड़ा ब्लरी दिख रहा है, तो वो आपको क्या सजेस्ट करेगा, कौन सा लेंस देगा। अब वो जो कॉनकेव लेंथ है उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो आंसर है फोकल लेंथ जो है वो हमारे फार पॉइंट के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल, फार पॉइंट क्या होता है तो आंसर है वो डिस्टेंस जहां तक हम ऑब्जेक्ट्स को क्या देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फार पॉइंट, ठीक है। तो जो फार पॉइंट जितनी भी डिस्टेंस आप बताओगे वो कैसे पता चलेगा सर, तो आंसर है वो आपको चेक करेगा, आपके ऊपर आपको ऑब्जर्व करेगा, वो आपको छोटे छोटे लेटर दिखाएगा, फिर बड़े लेटर दिखाएगा, या उससे भी छोटा लेटर दिखाएगा, फिर वो उससे पता चल जाएगा कि आपका फार पॉइंट कितना है। फार पॉइंट पता कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, क्या बना लेगा, फोकल लेंथ, और इस फोकल लेंथ की हेल्प से वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पावर का आपको लेंस दे देगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, पावर आपसे पूछा होगा या आपको पता होगा कि आप जो स्पेक्टिकल्स यूज कर रहे हो इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी, तो आप कहते हो कि पावर, कई बार आपने सुनी होगी कि मेरे लेंस की पावर, एग्जांपल के लिए लिखता हूं, सपोज करिए +1 है, या किसी ने बोला +1.5 है, या किसी ने बोला -0.25 है। जब भी माइनस की बातें होंगी, जब भी कोई माइनस में पावर बताता है हमें अपने स्पेक्टिकल्स की, तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा देख पा रहा है, पास का देख पाता है, ये दूर का नहीं देख पाता है, उसकी पावर नेगेटिव होगी, क्योंकि जो फार पॉइंट है वो नेगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, तो पावर का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको। तो अगर कोई आपको अपने चश्मे की पावर बताता है, अगर वो नेगेटिव में बताता है, तो आप समझ जाना इसको मायोपिया है, ठीक है, क्लियर बात, ओके। नेक्स्ट, एक तरह का डिफेक्ट और भी हो सकता है, आईबॉल का साइज जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो जाए, आईबॉल का साइज में भी डिक्रीज भी हो सकता है। तो डिक्रीज होने के केस में हमने ये देखा है, वहां जो डिफेक्ट होता है उसका नाम हमने रखा है हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। नाम से पता चल रहा है क्या, इट इज दैट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई by virtue of which it can see clearly the object lying at large distance from it, but the near object cannot be seen clearly by the hypermetropic eye. बुक पढ़ने में दिक्कत होती है मुझे, लेकिन आपको देखने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, पास की चीजों को मैं क्लियरली नहीं देख पाता हूं, दूर की चीजों को देख लेता हूं। तो अगर इस तरह का मेरा विजन हो गया है, तो इसका मतलब मेरी आई में कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। क्यों हुआ होगा, अभी आपको समझ आ गया होगा कि अगर आईबॉल का साइज क्या हो गया, डिक्रीज, लेंस नहीं जानता कि वो साइज डिक्रीज हो गया, लेंस तो अपना काम करेगा, तो इमेज को कहां बना देगा, पीछे, वो तो 1 सेंटीमीटर पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो तो उतनी दूर ही बनाएगा। तो अब इमेज कहां बनने लग जाएगी, तो आंसर है नॉर्मल आई में रेटिना पर बनती थी, लेकिन अब रेटिना और लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, बोलो, डिक्रीज, क्योंकि ओवरऑल आई लेंस की लेंथ डिक्रीज हुई है। तो अब जो लेंस है वो इमेज पीछे बनाने लग गया रेटिना के, ठीक है। उसको अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो किसको यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको पहले ही कन्वर्ज करा देगा किसी एक पॉइंट पर। कौन सा वो पॉइंट चूज करेगा, तो ये कैसे चूज करेगा लेंस, तो आंसर है लेंस चूज नहीं करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये चूज हम करेंगे
कि इसकी पावर कितनी हो सच दैट कि ये कन्वर्ज कहां पर कराने लग जाए, रेटिना पर। कैसे करेगा? तो आंसर है इसके लिए हमें एक सूटेबल फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी इस कॉन्वेक्स लेंस की जो आप यूज करोगे। इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है इसकी फोकल लेंथ के लिए ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। और एक्स डैश यहां पर क्या है? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? डिस्टिंक्ट विजन। डी इक्वल्स टू कितना? 25 सेंटीमीटर। ये नियर पॉइंट है, तो डी की वैल्यू यहां पर 25 रखो, एक्स डैश की वैल्यू यहां पर क्या रखोगे बोलो? सॉरी, डी की वैल्यू यहां पर क्या रखोगे? 25 सेंटीमीटर। लेकिन एक्स डैश यहां पर जो नियर पॉइंट है, बेसिकली ये नियर पॉइंट वो पॉइंट है जहां तक पास में आपको क्लियर दिखेगा। मतलब जैसे सपोज करो कोई आपसे कहता है कि मुझे हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है मेरी आईज में, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे इसे दूर का तो दिखता होगा, पास का नहीं दिखता होगा। तो अभी सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, अभी उसको दूर है, दिख रहा है, फिर हम उसको बोलेंगे अब बताओ अब दिख रहा है? ये हम नहीं बोलेंगे। कौन बोल रहा होगा जब आप ये स्पेक्टिकल्स बनाने जाते हो अपना? तो वो यही करता है, वो पहले आपको बड़ा लेटर दिखाएगा, ठीक है, फिर आपको उससे छोटा दिखाएगा, या ऐसे करके भी दिखा सकता है कि आपको पहले दूर का दिखाएगा फिर यहां पास दिखाएगा। अब तो आपसे पूछेगा आपको अभी दिख रहा है? आप बोलते हो कि हाँ अभी भी क्लियर दिख रहा है, फिर आपको यहां पर दिखाएगा अभी भी दिख रहा है, अब आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये वाला जो लास्ट पॉइंट था वो आपका क्या हो गया? बोलिए, नियर पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां तक आपको लास्ट क्लियर दिख रहा था। अब आपका नियर पॉइंट पता चल गया, आपको किसकी भी वैल्यू पता चल गई? बोलिए, एक्स डैश की। डी की वैल्यू तो 25 होती ही है, ठीक है। वो ये वैल्यू आप ये आपको पता चल गया, तो क्या पता चल गया बोलो? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ पता है तो फिर क्या पता चल जाएगी बताइए? पावर। और ये जो पावर है ये कैसी होगी? पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, कोई हमें पावर बोलेगा कि मेरे चश्मे की पावर 1.5 डायोप्टर है, तो मैं समझ जाऊंगा उसको हाइपरमेट्रोपिया है, पास का नहीं दिखता, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसके जो कॉजेज हैं और करेक्शन हैं वो बहुत ही आसान है समझने में। आई बॉल की लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर आई बॉल की लेंथ डिक्रीज होगी तो किसकी बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी? रेटिना और लेंस के बीच की। समझ आई बात आपको? और दूसरा काम क्या हो सकता है? इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अगर फोकल लेंथ में क्या हो गया? इंक्रीज, क्या कम हो जाएगी? पावर। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाएगी? कम। अब पावर कम हो गई, वो पावर क्या कर रही है? पावर कम हुई है सच दैट कि अब पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ इतनी भी कम नहीं हुई है कि दूर के ना दिखें, ठीक है। समझ आ रहा है? पास की चीजें, छोटे छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन इतना बड़ा इंसान देखने में दिक्कत नहीं हो रही। क्लियर? ओके, करेक्शन आपने पढ़ लिया, इसको कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो आपको नियर पॉइंट निकालने के लिए दे देगा, या आपसे ये भी दे सकता है कि आपको डिफेक्ट का टाइप बता देगा। पहली चीज ध्यान से सुनो, डिफेक्ट का टाइप बता देगा कि मायोपिक आई है या हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, नंबर एक। दूसरा वो ये बता देगा कि उसका नियर पॉइंट कितना है या फार पॉइंट कितना है। आपको क्या कैलकुलेट करके देनी होगी? पावर। क्या कैलकुलेट करोगे? पावर। यानी कि आप अपने घर पर बैठकर भी अपने चश्मे की पावर निकाल सकते हो कि आपको कितने पावर का चश्मा लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे कर पाओगे? उसके लिए मैं आपको एक या दो न्यूमेरिकल दिखाता हूं तो बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है अच्छा हाँ, एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं जो मैं अभी यहां पर साथ में डिस्कस कर लूं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो मायोपिक आई है और हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये भी हो सकता है कि एक ही टाइम पर दोनों हो, है या ना? पास का भी ना दिख रहा हो और दूर का भी धुंधला दिखता हो, पास का भी धुंधला दिखता हो, ऐसा दोनों हो सकता है। तब उस केस में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों को यूज किया जाएगा उसको करेक्ट करने के लिए। तो जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोग चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, उनका वो पूरा एक जैसा दिख रहा है, लेकिन आप जो बुजुर्ग लोग होते हैं जब आप उनका चश्मा देखोगे तो आपको यहाँ पर सेंटर पर ऐसा गोल दिखाई देगा और बाकी का एक आपको फ्रेम दिखाई देगा, एक लेंस दिखाई देगा। तो जो यहाँ पर बनाया हुआ है ये गोल, ये कोई और दूसरे टाइप का लेंस है, मे बी कॉन्वेक्स हो सकता है या कॉनकेव हो सकता है। तो वो बाईफोकल लेंथ बेसिकली यूज करते हैं, यानी कि मिक्सचर यूज कर रहे हैं, किसका? कॉन्वेक्स एंड
कॉनकेव का। समझ आ रही है बात आपको? वो डॉक्टर डिसाइड कर देता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है उसको, ठीक है, या जो भी लेंस का एक्सपर्ट होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये भी हो सकता है कि लेंस ही खराब हो जाए, ना आई बॉल बढ़ा ना कटा ना फोकल लेंथ कम ज़्यादा हुई, आपका लेंस ही खराब हो गया, आई लेंस, ठीक है, तो उसे कैटरेक्ट की कंडीशन कहते हैं। उस केस में आप टोटली ब्लाइंड हो जाओगे, जिससे भी आपको दिखना बंद हो जाएगा पूरी तरह से। जिस भी आई का लेंस खराब हुआ उससे आपको पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें दो आंखें क्यों दी हैं, एक क्यों नहीं दी? तो आंसर है कि अगर हम एक आंख से देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल हमें दिखाई देता है वो लगभग 150 डिग्री होता है, ठीक है, कितना? 150 डिग्री। लेकिन अगर मैं दोनों आंख से देखता हूं तो जो ओवरऑल एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कितने का? 180 डिग्री का। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली फुल व्यू ऑफ डेप्थ, जैसे मैं यहां जो कुछ है और यहां जो कुछ है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई, इसके बीच का मैं सारा देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों आई का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री जी, ठीक है, ये बात याद रखना, पहली चीज ये। अच्छा, और इसके अलावा और क्या बात हमें याद रखनी चाहिए? अगर मान लो हमारे पास एक ही आंख होती, दो आई ना होकर एक ही होती, तो क्या होता? तो आंसर है हम चीजों को 2D में देख रहे होते, हमें चीजें कैसी ना दिखाई देती? 3D में नहीं दिखती। तो दो आईज होने से हमें 3D में दिखाई देता है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात और सुनो आप इसमें, हमारी जो आई हैं इनमें के दोनों की जो इमेज बनाने की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब ये कि अगर मैं इसको बंद करूंगा और इस पर्सन को देखूंगा तो एक इमेज बन रही है अभी, ठीक है, और जब मैं इससे देखूंगा तो दूसरी तरह की इमेज बनेगी। हमारा जो ब्रेन है वो उन दोनों इमेज को प्रोसेस करता है, ठीक है, और एक दिखाता है, एक इमेज दिखा देता है दोनों से मिलाकर, यानी कि वो दोनों का कुछ एवरेज हो सकता है। फिर से सुनो मेरी बात, आप अपनी एक आई को बंद करो, ठीक है, अब जब आप मुझे देखते हो, ऐसा जब मुझे देखते हो सिर्फ एक आई से देखने पर, फिर इमीडिएटली दूसरी आई पर देखो तो आपको तुरंत इमेज में क्या दिखेगा? इमेज ऐसी होती हुई दिखेगी। दिख रही है? क्यों? क्योंकि क्या चेंज हो रहा है? बोलो। एंगल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है। पहली चीज तो ये है। और दूसरा, जब इस वाले से देख रहे हो तो इमेज जो बन रही है और इस वाले से जो देख रहे हो तब जो इमेज बन रही है वो दोनों इमेज बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अलग अलग इंसानों की इमेज दिखा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो दोनों इमेज बिल्कुल सेम इमेज नहीं बन रही हैं, दोनों सेम इंटेंसिटी की सेम पिक्सल वाली इमेज नहीं है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ब्रेन क्या करता है? उनको प्रोसेस करके सेम इमेज दिखाता है, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट खास बात यह है आई के साथ कि हमारी डेथ के बाद भी हमारी आई काम कर सकती हैं, इसलिए हम लोग अपनी आई को अपनी डेथ के बाद डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 या 4 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब इसके बाद चलते हैं कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पर। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना बस आप। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई एट 50 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है? फार पॉइंट कितना? 50 सेंटीमीटर। फार पॉइंट को किससे डिनोट करते हो आप? बोलिए। एक्स, ठीक है। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ फॉर मायोपिक आई? कौन सा है? मायोपिक आई। मायोपिक आई के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला बोलिए। आपने पढ़ा है, दिस इज -x, सो यहां पर आ जाएगा माइनस का x, तो माइनस का 50, ये हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेंस? अगर फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर है किसी पर्सन के लिए तो उसको कौन सी कितनी पावर का लेंस यूज करना चाहिए? तो आंसर पावर इक्वल्स टू 1/f, 1/- 50, नो 100 अपॉन मुझे लिखना चाहिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 100/f आएगा अगर हम वहाँ पर जो डिस्टेंस ले रहे हैं या फोकल लेंथ किस में ले रहे हैं?
सेंटीमीटर में, याद रखना। तो फॉर्मूला 100/f होता है, ठीक है। दिस इज 100/50, सो आंसर इज माइनस का 2 डायोप्टर, ठीक है। आपको क्या पता चल गया? फार पॉइंट, ठीक है। फार पॉइंट पता है तो आप पावर बता सकते हो, तो उसको 2 डायोप्टर का लेंस लगाएगा अपने चश्मे में, 2 डायोप्टर का लेंस यूज करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, चलिए ये तो आप खुद भी कर सकते हो, देखते हैं कर पाते हो या नहीं। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। What is the power of the lens required to enable him to see the distinct object clearly? बताइए, निकाल कर दिखाइए। तो हमें क्वेश्चन में फार पॉइंट दे रखा है 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट दिया है, इसका मतलब मायोपिक आई की बातें हो रही होंगी। मायोपिक आई के लिए हम जानते हैं f इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x, और ये हमारे पास आ गया नेगेटिव 80 सेंटीमीटर। तो किस पावर का लेंस उसे यूज करना होगा? तो आंसर है 100 फोकल लेंथ वाला, फोकल लेंथ -80 है, सो आंसर इज 1.25 डायोप्टर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, देखिए क्वेश्चन है द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू रीड क्लियरली अ बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर। किसी पर्सन का नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। हम उसके लिए एक ऐसा लेंस तैयार करना चाहते हैं जिससे कि वो पास में रखी हुई बुक्स को अच्छे से पढ़ सके, तो उसकी हम पावर जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि नियर पॉइंट अगर हमें पता हो तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है x डैश d अपॉन में x डैश माइनस d। x डैश कितना है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 75, d डिस्टिंक्ट विजन के लिए 25, और दिस इज 75 माइनस 25, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी कितनी? 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। पावर इज 100/f, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f फॉर्मूला होता है, 100 ऐसे ही ठीक है, फोकल लेंथ 37.5। जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो ये 2.66 डायोप्टर आपको फॉर्मूला से आंसर मिल जाएगा। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज हुआ होगा? कॉन्वेक्स लेंस। यही वो क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया जाएगा। कह देगा एक लेंस है जिसकी पावर इतनी है, बताइए वो लेंस का टाइप क्या होगा। 4 ऑप्शन बना देगा, तो आपको चूज क्या करना होगा? कॉन्वेक्स लेंस। या अगर उसे क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाकर पूछना होगा तो वो कहेगा एक लेंस है जिसकी पावर है प्लस 2.66 डायोप्टर। एक लेंस है जिसकी पावर कितनी है? प्लस 2.66 डायोप्टर। अगर ये लेंस आई लेंस है तो बताइए उस आई में कौन सा डिफेक्ट है? तो क्योंकि पावर कैसी है? पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव है यानी कि कौन सा लेंस रहा होगा? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस आई लेंस में करेक्शन के लिए कब यूज करते हैं हम? जब वो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है। तो इस तरह से आप डॉटेड मिलाओगे और तब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन इस तरह से है, ध्यान से सुनिए। अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 100 सेंटीमीटर। कोई एक पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली नहीं देख सकता अगर उसे 100 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर रखा गया है। तो 100 सेंटीमीटर उसका क्या बना? बोलिए, नियर पॉइंट। क्या बन गया? नियर पॉइंट। तो आपको नियर पॉइंट प्यारे बच्चों दे रखा है 100 सेंटीमीटर।
आपको उस पर्सन की हेल्प करनी है और आपको बताना है कि उसे कितनी पावर का स्पेक्टिकल पहनना चाहिए। आप उसको कैलकुलेट करिए। हम जानते हैं कि फोकल लेंथ इक्वल होती है एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। दिस इज 100। डी फॉर डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, 100/3। नाउ पावर इज 100/f, 100 अपॉन 100/3। 3 ऊपर आ जाएगा तो आंसर आ गया 3 डायोप्टर। क्योंकि पावर का आंसर पॉजिटिव आया है तो उसे कौन सा लेंस यूज कर रहा होगा, वो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज ऑल अबाउट डिफेक्ट ऑफ विजन। में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं और उसमें हमने एक छोटा सा डेरिवेशन भी किया था, आपको याद अगर हो तो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ा था। उस ग्लास स्लैब के डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि वहाँ पर जब ग्लास स्लैब से किसी भी लाइट को पास कराते हैं तो वो 2 तरह के रिफ्रैक्शन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। पहले ऊपर वाली सरफेस पर देखने को मिलता है, फिर उसके बाद नीचे वाली सरफेस पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने 2 रिफ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है। इसमें ग्लास स्लैब की कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, ये पढ़े थे तीनों। और इसी तरह से वहाँ पर आपने एंगल पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस। सेम इसी तरह से आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब एक लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो वो भी, जैसे ग्लास स्लैब में 2 रिफ्रैक्शन हमने देखे, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा वो इस वाली सरफेस पर देखने को मिलेगा, ए बी पर। ये एक प्रिज्म है ए बी सी, क्लियरली दिख रहा है सबको, ए बी सी, ठीक है। ये इस प्रिज्म का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये, ठीक है। क्या सर ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं कहलाएगा? तो आंसर है एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा लिया जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट रे कौन सी वाले सरफेस पर आई। मतलब ये कि अगर इंसिडेंट वाली रे इस सरफेस पर आई और इस सरफेस से बाहर निकली, तो जिस सरफेस पर इंसिडेंट रे आती है और जहां से इमरजेंस रे बाहर निकलती है, उन दोनों सरफेस के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ये कि अगर रे इधर से आती और इधर से निकलती तो बताइए एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता, बी। समझ आ रहा है आपको सबको, ठीक। सिमिलरली अगर कोई रे इधर से आती और इधर से निकलती तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता, सी। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये समझ आया, ठीक। सबसे पहले एक व्हाइट लाइट लीजिए और उसको यहां से पास कराइए। एक लाइट को हमने यहां से पास कराया, ये जो रे है PE, ये कौन सी रे है, तो आंसर है ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। जब ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पर आएगी तो क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, इसलिए ये क्या करेगी, तो आंसर है यहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये समझ आया। तो ये इंसिडेंट रे अपने रास्ते में ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसी ना जाकर ये क्या करेगी, ये अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये अपना, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ठीक है, लेकिन इस सरफेस की वजह से यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन की वजह से अब इसका पाथ ये हो गया। ये समझ आया, ठीक। इसने कितना एंगल डेविएट हो गई है अपने पाथ से, कितना भटक गई अपने पाथ से, तो आंसर है ये अगर अपने रास्ते में सीधा जाती तो ऐसा जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ये इतना एंगल घूम गई, कितना, डी। ये जो एंगल डी है इसका नाम हमने क्या रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन, जितना ये बेंड हो गई। समझ आ गया, ठीक। ये रे अपने रास्ते में ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब हमने पहले क्या यहां पर बनाया, एक नॉर्मल। क्या बनाया, क्योंकि हमें पता है ये नॉर्मल की तरफ क्या होने वाली है, बेंड होने वाली है। तो ये नॉर्मल है और ये ओरिजिनल लाइट है। अब ये अपने रास्ते से ऐसे
मुड़ गई ये ऐसे, ठीक है। जब ये इस तरह से मुड़ जाएगी तो मुड़ने पर क्या होगा, तो आंसर है ये इतना मुड़ गई है, ये मुड़ी है इतना, और नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी, बोलिए क्या नाम होगा इसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक बार फिर से देखिए, ये इंसिडेंट रे अंदर गई, ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर ये क्या हो गई है, यहां पर बोलो बैंड हो गई। तो नॉर्मल के साथ जो यहां पर एंगल बनेगा उसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई ई एफ। ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी उसका नाम हमने क्या रखा, बोलो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब फाइनली अब ये वाली जब रे यहां पर पहुंचेगी इस वाली सरफेस पर एसी पर, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब जब फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन होने पर हम ये देखते हैं कि ये डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर में। तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर हो जाएगी। तो पहले हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बना लिया इस वाली सरफेस पर, ठीक है। अब इसे अपने पास अपना अगर रास्ता ओरिजिनल वाला अगर ये फॉलो करती तो ये अपने रास्ते में ऐसे जाती, हाँ या ना, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर हो गई। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहां पर कितने रिफ्रैक्शन देखने को मिले, दो, कहां कहां पर, एक ए बी वाली सरफेस पर और एक ए सी वाली सरफेस पर। ए बी वाली सरफेस पर जो रे आई उसका क्या नाम है, इंसिडेंट, क्या नाम है, इंसिडेंट रे। ई से लेकर एफ तक जो अंदर उसने जो रे बनी है उसका क्या नाम है, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी, और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होने के बाद जब जो रे बाहर निकल रही है उसका क्या नाम है, इमरजेंस रे। कौन सी रे है, इमरजेंस रे, ठीक है। अब इमरजेंस रे का जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ इनके एंगल तीनों समझ में आ रहे हैं, आई, आर और ई। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको समझ में आ ही गया। अब क्योंकि यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो दोनों रिफ्रैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट देखो आप, दोनों रिफ्रैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों रिफ्रैक्शन का कंबाइंड इफेक्ट कहां दिखेगा, स्टार्टिंग पे जाओ बिल्कुल। ये रे अगर अपने रास्ते में सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन दो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां दिखाई दे रही है, तो आंसर यहां दिखाई दे रही है या ना। ये अपने रास्ते में ऐसे जाती, लेकिन कितने रिफ्रैक्शन हुए, दो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फाइनली कहां दिख रही है, तो आंसर है यहां दिख रही है। तो इस वाली रे और इस वाली रे के बीच में कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ है, ये बैंड हुई है, कितना बैंड हुई है, तो इसके लिए हमने इसको पीछे ट्रेस किया, ये ठीक है, और यहां पर एक एंगल बना लिया। ये जो ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट हो गई है वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच में बनाया जाता है, तो आंसर है इमरजेंस रे और इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ के बीच में। इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ये है और इमरजेंस रे का ओरिजिनल पाथ ये है, इनके बीच में जितना एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। अब इसमें एक रिजल्ट है जिसको हम लोग क्लास 11-12 में जब जाएंगे तो इसको ड्राइव भी करेंगे वहां पर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी। एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, इक्वल होता है किसके, एंगल आई प्लस एंगल ई के। ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि ये जो रे डेविएट हो रही है ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो आंसर है किसी भी रे का प्रिज्म से पास करना और उसका डेविएट हो जाना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट एंगल कितना था। इंसिडेंट एंगल यानी आई पता होना चाहिए, आई पर डिपेंड करेगा। आई कम या ज्यादा होगा तो कौन कम या ज्यादा होगा, ई कम या ज्यादा होता रहेगा, ध्यान रखना इसको, ई कम या ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्शन फाइनली वो डेविएट कितना करेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, एक तो आई पर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर। ये प्रिज्म का एंगल आपने कितना कम या कितना ज्यादा वाला प्रिज्म लिया है इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि फाइनली रे जो डेविएट होगी वो कितना डेविएट होगी, ठीक है। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, और दो चीजें, क्या चीज, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एंगल आई प्लस और ये ए इधर लाइए दिस,
ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, और क्लास 12th में जब आप इस रिजल्ट को लिखा करोगे तो कुछ इस तरह से लिखा करोगे, I माइनस ए। ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये क्वांटिटी, ये किस पर डिपेंड कर रही है? इस क्वांटिटी पर, I माइनस ए पर। ये I जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही I माइनस ए का आंसर बड़ा आएगा। हाँ या ना बोलो, समझ आ रही बात? I जितना ज्यादा लार्ज होगा, जैसे एंगल ऑफ ए तो आप कांस्टेंट कर लो पहले एक बार के लिए। मान लो एक प्रिज्म लिया, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है मान लीजिए 30 डिग्री, कितना? ठीक है, अब इंसिडेंस एंगल है वो तो हम चेंज कर सकते हैं, प्रिज्म का एंगल तो चेंज नहीं कर रहे हम। क्या चेंज कर सकते हैं बताओ? एक बार हमने प्रिज्म सेलेक्ट कर लिया, अब हम इंसिडेंस एंगल कर सकते हैं चेंज अपनी तरफ से। तो मान लो एक बार किसी बच्चे ने लिया 50 डिग्री, ठीक है, और एक बार मान लो किसी ने लिया, एग्जांपल के लिए कहता हूं 70 डिग्री, तो दोनों का आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आया? 20, और इसका आंसर बोलो कितना आया? कितना आया? 40। तो 20 और 40 में से अगर एंगल ई में 20 ऐड होगा तब इसका आंसर ज्यादा आएगा, या 40 ऐड होगा तब ज्यादा आंसर आएगा? 40। और 40 आंसर कब ज्यादा आया था? जब हमने क्या ज्यादा लिया बोलो? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होगा, यानी कि रे उतना ज्यादा बेंड करेगी। ये समझ आया? ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर कैसे डिपेंड कर रहा है सर? तो एंगल ऑफ प्रिज्म का आंसर है ना, जितना छोटा होगा, ध्यान सुनना, एंगल ऑफ ए का आंसर कितना होगा? जितना छोटा होगा उतना ही डेविएशन वहां पर ज्यादा होगा। कैसे? मान लो हमने जो हमारा इंसिडेंस एंगल है उसे फिक्स कर लिया, कितना? 70। अब एक बार हमने एंगल ऑफ प्रिज्म ऐसा लिया जो 30 डिग्री का था, और एक बार हमने ऐसा लिया जो 20 डिग्री का था, तो यहां पर कितना बचा? 40। यहां पर कितना आया? 50। ठीक है, तो प्रिज्म के एंगल की वैल्यू हमने जब छोटी ली तो हमारा ये नंबर बड़ा आया ना, और जब ये बड़ा नंबर इसमें ऐड होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन का आंसर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो फिर से बताइए, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी प्रिज्म से पास करती है तो उसमें कितना बेंडिंग ज्यादा होगी या कम होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो आंसर है दो चीजों पर, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, नंबर 2 एंगल ऑफ प्रिज्म। कैसे? तो आंसर है एंगल आई ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होगा, कम होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा। तो ए के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, दिस एंड एंगल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये हम लोग अपने याद रखने के लिए कर सकते हैं। हालांकि एक या दो नंबर में, एक नंबर में कोई आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा आपको, और मे भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये दो प्रिज्म हैं, बताइए इनमें से कहाँ ज़्यादा डेविएशन होगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आप बता सकते हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ हमने एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म में से एक इंसिडेंस एंगल था 30 डिग्री, एक था 50 डिग्री, बताओ डेविएशन कहाँ ज़्यादा हुआ होगा, तो आप बता सकते हो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 50 डिग्री वाले में ज़्यादा हुआ होगा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट करना लाइट का। कौन सी लाइट की बात हो रही है? तो जनरली सनलाइट की बात हो रही है। ठीक है, देखिए ये हमने सपोज करिए, ये हमने सन बनाया, ठीक है, सन, और ये हमने बनाई अर्थ सरफेस, दिस। ओके, इस अर्थ सरफेस और सन के बीच में से अगर कोई लाइट आती है, एग्जांपल के लिए कोई एक लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, तो यहां पर कैसा एटमॉस्फेयर है? तो आंसर है, हमें पता है अर्थ सरफेस से बाहर और सन के बीच में यहां पर क्या है? बोलिए, क्या है? वैक्यूम। यस, वी नो दैट। लेकिन जैसे ही हम अर्थ सरफेस में अंदर एंटर करते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? एटमॉस्फेयर। इट एटमॉस्फेयर में क्या होगा? तो आंसर है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, हम जानते हैं। हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है, और एयर क्या होता है? तो आंसर है मिक्सचर ऑफ गैसेस।
लेकिन एक चीज हमें देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के पास आते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे हमने ये देखने को मिला है कि जो गैसेस हैं, जो एयर है, उसकी क्वांटिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, और ऊपर की तरफ उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो मान लो ऊपर एयर ऐसे, या मान लो ये कोई एयर है, एयर की मैंने एक लेयर बनाई, लेकिन नीचे की तरफ जब आते हो तो आपको ऐसे, फिर और नीचे आए तो ऐसे, ये क्या हो रहा है, तो आंसर है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, नीचे की तरफ जाने पर जो गैसेस हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता जा रहा है ऊपर के कंपैरिजन में। तो है तो ये सब एटमॉस्फेयर, लेकिन हमने ऊपर वाला क्योंकि उतना डेंस नहीं है तो हमने इसलिए उसका क्या नाम रख दिया, रेयरर, और नीचे की तरफ वो बढ़ता जा रहा है तो हमने क्या नाम रख दिया, डेंसर। ठीक है, तो जब सन से कोई लाइट चलती है तो ऊपर से नीचे यहां तक जब आती है तब तक वो किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं दिखाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये यहां पर क्योंकि सारा मीडियम कैसा है, एक जैसा, अगर आप कहते हो ये रेयरर है तो सब रेयरर है, अगर आप कहते हो डेंसर है तो सब डेंसर है, क्योंकि उस मीडियम में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करोगे तो ऊपर रेयरर होगा, वहां पर कम होगा एटमॉस्फेयर, और उसके कंपैरिजन में नीचे की तरफ जाते जाते डेंसर होता जाएगा। तो जब भी ये रे ऑफ लाइट अंदर एंटर करेगी तो अंदर एंटर करने पर हर बार ये क्या होगी, तो आंसर है रिफ्रैक्ट होगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंट। अब यहां पर आ गई, अब इसके बाद फिर हमने एक और नॉर्मल बनाया, ये अब फिर से क्या होगी, बोलो बोलिए, ये ऐसे जानी चाहिए थी अपने पाथ में, अब क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। तो हर बार क्या होती जा रही है, ये बेंड होती जा रही है। तो ये जो बेंडिंग हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, तो आंसर है एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है, हाँ या ना। ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिल रहा है ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर ये यहां से सारा एटमॉस्फेयर हटा दूं तो क्या होगा, तो आंसर है ये जो रे ऑफ लाइट थी ये अपने रास्ते में सीधी चली जाती, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हुआ तो ये फिनोमिना का हमने क्या नाम रख दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है बात आपको। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज when the light enters in the earth atmosphere, जो लेयर हैं एटमॉस्फेयर की वो क्या होती जाती हैं, डेंस होती जाती हैं, इसलिए वो हर बार एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर बात। इस फिनोमेना की वजह से हम बहुत सारे अदर फिनोमेना देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला अगर हम देखें तो स्टार्स वाला फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। वो क्या है, स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। ऑफ कोर्स दिखेंगे, क्यों, देखो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस स्टार को देख रहा है, लेकिन ये जो स्टार है ये हमसे काफी दूर है। ठीक है, वहां से जब ये आते हैं तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये हर बार टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती रहती है, बेंड होती रहती है, और बेंडिंग की वजह से जब ये यहां पहुंचती है तो जब हम इसको रिट्रेस करते हैं तो इसकी इमेज यहां बनती है, ऐसा अपीयर होता है कि ये कहां से आ रहा है, यहां से, तो ये यहां पर है, और लेकिन ये जो इसकी इमेज बन रही है वो ऊपर की तरफ बन रही है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो ये यहां पर ये अगर हम रे बनाते ये तो हमें ये यहीं पर दिखता, लेकिन ये बेंडिंग हो जाने की वजह से अगर हम रिट्रेस कर रहे हैं कि ये कहां से आ रहा है तो हमें यहां से अपीयर हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो वहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप। दूसरा, एडवांस सनराइज। सन का अभी सनराइज नहीं हुआ है लेकिन पहले से दिख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आंसर है कि ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है,
और ये हमने हॉरिजन बना लिया। ये अभी हॉरिजन से क्या है नीचे, तो जो अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जर्वर होगा है ना, उसको ये दिखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी वो नीचे है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहां से जो रे ऑफ लाइट आती है वो जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो यहां तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहां आते ही क्या हुआ, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल बैंड, फिर बैंड, तो यहां पर ये ऑब्जर्वर की आई में ऐसे आ गई। अब इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा जब ये तो अपनी ये कैसा देख पाता है, हमारा ये जो ऑर्गन है आई, ये कैसा देख पाता है, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक की जो हमारी स्टडी है वो ये कहती है कि लाइट कैसा ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर को कैसा अपीयर होगा, तो ये तो अपना स्ट्रेट सोचेगा, ये यहां पर, ठीक है। तो इसको क्या अपीयर होने लगेगा, सन यहां पर अपीयर होने लगेगा, जबकि है यहां पर, अपीयर यहां पर हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या हो गया, एडवांस सनराइज। किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर ऐसा ना होता, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना होता, ये सारा एटमॉस्फेयर हटा दो अर्थ से, तो फिर ऐसा नहीं होगा। सन अगर नीचे है नहीं दिखाई देगा। अभी क्या हो रहा है, 2 मिनट पहले ही दिख जा रहा है ना, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी तरह से उल्टा भी होता है, डिलेड सनसेट। सनसेट में डिलेड का, सनसेट में डिलेड का क्या मतलब है, सनसेट हो गया लेकिन अभी भी दिख रहा है, कैसा, ऐसे क्यों हो पा रहा है, तो आंसर अगेन फिर से वही सेम फिनोमेना। अब ये सनसेट हो चुका, ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आई, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हर बार बेंड होगी, और ये जो ऑब्जर्वर है अर्थ पर, उसको क्या अपीयर होगा कि ये सन यहां पर है, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन में ही इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, स्ट्रेट लाइन में, तो वो यहां पर अपीयर होगा। तो इसलिए अभी ये सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी दिख रहा है, तो 2 मिनट पहले दिख रहा है और 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना होता तो क्या होता, तो आंसर है ये सनसेट हो जाता, नहीं दिखता फिर उसके बाद, अभी हमें 2 मिनट तक दिखता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दिखता रहता है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 मिनट के आसपास दिखता रहता है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, सन अपीयर्स ओवल एट सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर सर्कुलर एट नून। ऐसा क्यों होता है, अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबका आंसर वही होगा क्योंकि हम उसी पर बेस्ड फिनोमिना पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स जब सनसेट या सनराइज की बात होगी तो मैं इसी फिगर में दिखा देता हूं। देखो जब सनसेट की बात होगी तब सन यहां होगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा बोलिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और या जब वो सनराइज होने जा रहा होगा तब भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जब सन हॉरिजन के पास होगा तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वहां पर जो सन की शेप होगी वो कैसी दिखाई देगी, ओवल शेप, ठीक है। अच्छा एक और लास्ट, स्टार ट्विंकल बट प्लेनेट डू नॉट, व्हाई, व्हाई, बिकॉज स्टार क्यों ट्विंकल कर रहे हैं, तो आंसर है कि जब सन से लाइट आएगी, सन से नहीं स्टार से कहना चाहिए, स्टार से जब लाइट आएगी तो हर बार वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या होती जाएगी, बोलो, बेंड होगी। अगर वो बेंड ना होती तो क्या होता, तो आंसर है जो स्टार से लाइट आती वो सीधी आइज में आती, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता, ये रास्ते से आ रही थी और बेंड हुई, जब आ रही है और बेंड हुई तो वो क्या होगा, डार्क, ठीक है। अब डार्क हुआ कितने के लिए, एक छोटे टाइम के लिए, जब उसने बेंडिंग की क्या हुआ बोलो, डार्क, क्योंकि अपने रास्ते से हट गया। अब मैं यहां देख रहा हूं, अब कैसा अपीयर हो रहा है बोलो, ब्राइट। फिर से क्योंकि अब ये तो चल रही है लगातार, अब फिर से क्या होगा बोलो, फिर से बेंड होगी क्योंकि और डेंसर मीडियम में गई है, ठीक है। तो जितनी देर के लिए बेंड होती है उतनी देर के लिए क्या होगा बोलो, डार्क। फिर मैं यहां देख रहा हूं अब इसको, अब ये फिर से ब्राइट हो गया मेरे लिए, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो जब भी ये बेंड होगी तब हर बार वो कैसा होता जाएगा, डार्क, और फिर जब तक वो बेंड नहीं होगी फिर से वो उतनी देर के लिए क्या रहेगा, ब्राइट, ठीक है। समझ आ रही बात, तो ये डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, अब ये क्या कर रहा है,
कभी डिम हो रही है, कभी लाइट, कभी ज्यादा, कभी डिम, कभी ज्यादा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? तो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट प्लेनेट ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो स्टार्स होते हैं वो उनकी जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है हमसे, बट प्लेनेट उतने दूर नहीं है, पहला पॉइंट तो ये है। तो इसलिए वो हम ट्विंकल नहीं करेंगे, क्योंकि दूर नहीं है तो क्या हो गया, तो उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कम होगा एज कंपेयर टू स्टार। ये समझ आया? दूसरा ये कि जो प्लैनेट हैं उनको हम कंसीडर करते हैं उस तरह का सोर्स ऑफ लाइट जिस तरह का आप क्रिकेट मैच में देखते हो, स्टेडियम की लाइट में। स्टेडियम की लाइट अगर आपने देखी होगी, बहुत सारी नंबर ऑफ पॉइंट लाइट वहां पर लगी होती है, एक बड़ी लाइट वहां पर जब लगी होती है ना, देखा? तो आप, लेकिन वहां पर और इसमें क्या डिफरेंस है? स्टेडियम में जो लाइट होती है क्रिकेट वाली जो आपने देखा है, उसमें क्या होता है, वो तो कंटिन्यूसली सारी ब्राइट रहती हैं। क्या होता है? कंटिन्यूसली ब्राइट। तो मान लो वहां पर इस पैनल के अंदर 100 लाइट लगी हुई हैं, तो उस मैच के टाइम पर ये 100 की 100 ब्राइट रहेंगी। लेकिन प्लेनेट के केस में क्या होता है, मान लो ये 100 पॉइंट सोर्स से मिलकर बना हुआ है, ऐसे मिलकर ये पूरा भरा हुआ है, किससे? 100 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि एक टाइम पर जब ये वाला डार्क होता है तो ये वाला क्या हो जाता है एट द सेम टाइम, बोलिए, ब्राइट। फिर ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक टाइम पर 50 क्या हो रहते हैं, डार्क, एट द सेम टाइम 50 क्या रहते हैं, ब्राइट। तो लगातार 50 ब्राइटनेस आती रहेगी आइज में, है या ना? ठीक है, जब ये वाले 50 डार्क होंगे तो वो क्या हो चुके होंगे, ब्राइट। तो कंटिन्यूसली हमारे पास एक 50 ब्राइटनेस हमारी आइज में आती रहेगी, तो वो डिम हम हो ही नहीं रहा, है ना? ये डिम, ये ट्विंकल कब करते? जब ये 100 एक साथ डार्क, फिर 100 एक साथ ब्राइट, 100 ऐसे करके करते, तब होता है ऐसा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम कैसा कंसीडर करते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और उनमें से आधे डार्क होते हैं, एट द सेम टाइम आधे ब्राइट होते हैं, इसलिए ओवरऑल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्राइटनेस हमारी आइज में हमेशा रहती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं। क्लियर बात? ये आपका अगेन फिर से ये जो फिनोमिना है, लेकिन है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही। क्यों? क्योंकि जो स्टार्स हैं वो दूर हैं, तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को, फिनोमिना को दिखाते हैं, प्लैनेट पास में है तो वो नहीं दिखाते। ठीक है, सो ये कुछ फिनोमिना हैं जो बेस्ड हैं किस पर, बोलो? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।